Hey, hello, hi. Hello, sir. Good evening. Good to hear you. Give me a second. I guess मेरे साथ जो कुछ हुआ just a second. Yeah, hi, hello. Hello, sir. Good evening. Yeah, good evening, Guldeep, good evening. Okay, तो start करते हैं. आज हमारे एक्सेल के लास्ट टॉपिक की बारी है. जी सर तो जी start with VBA. Yeah, just give me a second. ओके Let me share my screen and everything. तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज VBA, विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन. ठीक है. अब सबसे पहली बात तो जो VBA होता है वो भी ना मैक्रो का ही पार्ट होता है बेसिकली. ठीक है. तो जो आपकी फाइल सेव होगी जिसके अंदर आपने VBA की स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं वो भी एक्सेल SM वाले फॉर्मेट में ही सेव होगी, जो हमने कल बात करी थी इस बारे में. जी सर हाँ, उसी में सेव होगी. ठीक है. फर्स्ट थिंग तो ये. सेकेंडली, हम जब VBA स्टार्ट करेंगे तो भाई उसमें ना देखो, अब प्रोग्रामिंग है बेसिकली एक तरीके की. तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना. ओके ओके हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं. तो मैं आपको ना एक काफी इन डेप्थ आइडिया दे दूंगा प्रॉपर विजुअल बेसिक्स का. ठीक है. ओके एंड देन आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बेसिकली कोई भी फंक्शन VBA का इजीली पता कर सकते हो. ठीक है. ओके. तो सबसे पहला काम करते हैं, एक नई शीट में ऐड कर लेता हूँ इसमें. ठीक है. एंड VBA का पैनल खोलना है. सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मेरे को VBA का पैनल खोलना है. तो मैं जाता हूँ डेवलपर पे एंड यहाँ से मैं जब विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करता हूँ तो बस एक VBA का पैनल खुल जाता है. दिस इज द मॉड्यूल जो हम जिस पे काम कर रहे थे, जो हमारा वो था मैक्रो वाला था, जी है ना. सर जी जी बट मेरे को इसका काम नहीं है, सो इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से. एंड मैं ना जो मॉड्यूल्स है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं इस चीज का. ठीक है. सबसे पहले ना स्ट्रक्चर समझते हैं. तो ओके मेरे पास जो पैनल होता है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास प्रॉपर मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेरा हर एक शीट मेरे को दिख रही होती है. मेरे जितने भी VBA मॉड्यूल्स हैं, जितने भी विजुअल बेसिक्स की मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो सब दिखता है मेरे को. ठीक है. इसी के साथ मेरे को यहाँ पे मेरा VBA प्रोजेक्ट personal.xlsb करके एक फाइल दिखती है. राइट. दिस इज द फाइल जो मैंने मैक्रो के टाइम पे नहीं बताया था कि भाई मैं अपनी पर्सनल हिडन वर्कबुक में भी सेव कर सकता हूँ चीजें. जी 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 सर बताया था हाँ जी. तो दिस इज दैट फाइल. अगर मेरे को अपनी हिडन वर्कबुक से कुछ डिलीट करना होता है तो मैं जैसे यहाँ पे मॉड्यूल बना हुआ है इसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ. ठीक है. रिमूव मॉड्यूल. ठीक है. ओके ओके तो गिव मी अ सेकंड. ये बेसिकली बोलता है कि भाई तुम्हें सेव करना है या नहीं करना है, तो मैं नो करता हूँ यहाँ पे और वो रिमूव हो गया मेरा. नहीं राइट. वो अब मेरे को करना क्या है कि जब भी मैं एक VBA की स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं ना मॉड्यूल्स के अंदर ही लिखता हूँ. ठीक है. तो मैं सिंपली अपना मॉड्यूल्स वाला फोल्डर जस्ट इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर जाता हूँ इंसर्ट के ऊपर एंड यहाँ से मैं एक न्यू मॉड्यूल इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ. ठीक है ठीक है. तो दिस इज माय मॉड्यूल 2. VBA का मेरा मॉड्यूल 2 बन चुका है. अब आते हैं मेन हमारी VBA की प्रोग्रामिंग पे. ठीक है. तो सबसे पहले तो जो भी मेरा VBA का मैं जितना भी कोड लिखता हूँ वो सब ना बेसिकली जैसे पाइथन में फंक्शंस होते हैं तो उस तरीके से फंक्शन के अंदर रैप्ड होता है. और VBA के अंदर जो VBA प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सब के नाम से. तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले सब. ठीक है. इसके बाद मैं अपने फंक्शन का नाम लिखता हूँ. लेट्स से मैंने VBA1 करके नाम लिख दिया. और उसके बाद क्योंकि ये एक फंक्शन है तो मेरे को ब्रैकेट लगाने होते हैं. ठीक है. जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे पास जो एंड सब है वो अपने आप आ जाता है. ठीक है. तो ये बेसिकली मेरे जो फंक्शन है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन करते हैं. डिफाइन होगी ठीक है सर ठीक है ना. अब वैसे तो VBA के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई आपको इंडेंटेशन वगैरह का ध्यान रखना है या कुछ भी है. इसके अंदर लाइन एंड्स इंडेंटेशन ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता. बट स्टिल हम ना इंडेंटेशन यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो कोड है वो क्लियरली दिखे मेरे को. जी जस्ट जी अगर मैं ऐसे ही सारा कोड लिखा हुआ है तो उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है. जी जी तो जैसे पाइथन के अंदर आपको पाइथन का थोड़ा बहुत आइडिया है आई गेस. हाँ सर कंप्लीट आइडिया है उसका तो ठीक है.
तो जैसे पाइथन के अंदर में हर एक फंक्शन के बाद या लूप के बाद या कंडीशन स्टेटमेंट के बाद एक इंडेंटेशन देना होता है, उसी जी वही सेम फिलोसफी है यहाँ पे भी फॉलो करता हूँ। तो आई विल वो जस्ट हिट टैब। जैसे फंक्शन के एंड में कॉलन लगा हुआ, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हाँ बाय जी, हाँ डिफॉल्ट जी। ऑटोमेटिकली कोड पेज का इंडेंटेशन हाँ, ले लेगा। वो आईडीज वगैरह में काफी सारी आईडीज में होता है, जी बट जी अगर आपने रो पाइथन में कोड किया है तो आपको इंडेंटेशन मैन्युअली देना पड़ता है। जी जी हाँ। तो हाँ, पाइथन आइडियली जो सॉफ्टवेयर है उस पर मैनुअली देना पड़ेगा। आइडियली में भी ऑटोमेटिकली होता है, कई सारे जैसे नोटपैड वगैरह पे अगर कभी पाइथन का कोड लिखा है तो वहां पे देना पड़ता है मैन्युअली। ओके ओके। हाँ, बट उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे पाइथन के टाइम पे। जी बट जी हाँ, यहाँ मैंने एक इंडेंटेशन दिया, ठीक है। अब जो मेरा वीबी है ना, उसके अंदर जो कोर मैकेनिक्स है, मेरे पास 4-5 कोर मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे पास वही मेरे फंक्शन का स्ट्रक्चर आ गया जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसके बारे में अभी अभी। उसके बाद जो सबसे पहला मेरे पास टास्क आता है, जो सबसे पहले मेरे पास चीज आती है, वो आता है मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स का क्या मतलब होता है कि भाई मैसेज बॉक्स ना एक पॉपअप में मेरे को कोई मैसेज दिखा सकता है, ठीक है। सबसे पहले उसी की बात करेंगे, सिंपली राइट। अच्छा हाँ, इसके अंदर ना आपको कैपिटल स्मॉल मतलब केस सेंसिटिव है वीबीए, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक ठीक। तो वैसे तो जब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो जो मेरा एडिटर है वो ऑटोमेटिकली उसको मॉडिफाई कर देता है, बट हाँ स्टिल आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं मैसेज बॉक्स लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ना वैसे मैसेज बॉक्स में एम और बी कैपिटल होता है, बट अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ वो दिखाने के लिए कि भाई ऑटोमेटिकली कैसे ठीक करता है मेरा जो आईडी है, ठीक है। ओके इसके बाद मैं इन डबल कोट्स कुछ भी अपना सेंटेंस लिख सकता हूँ जो मेरे को मैसेज बॉक्स में पॉप कराना है। तो मैं सिंपली लिखा हेलो फ्रॉम वीबी, ठीक है। ओके। सिंपल सा मैंने मैसेज लिखा, को करेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैं इसमें एंटर दबाया, देखो एंटर दबाते ही ये ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर देता है उसे। ओके ओके। तो आपको मेजरली ये ध्यान रखना है कि भाई आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही है तो जो सिंटैक्स है मतलब ये कैपिटल स्मॉल वाला है वो आईडी अपने मेरा आईडी ये वीबी वाला पैनल अपने आप संभाल लेता है, ओके। ठीक है। मैंने ये लिख लिया। इसको रन करने के बाद दो तरीके हैं, या तो मैं F5 दबा सकता हूँ या फिर मैं ऊपर ही एग्जीक्यूट का बटन है इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, मेरा सिंपल एक मैसेज बॉक्स पॉपअप हो गया हेलो फ्रॉम वीबी के नाम से, ठीक है। ठीक है। सिंपल इनफ, यस सर। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास इनपुट बॉक्स भी होता है, ठीक है। तो मैं इनपुट अगर मैं मैसेज बॉक्स की जगह पे इनपुट बॉक्स लिख दूं, तो लेट मी डू वन थिंग, मैं इसकी जगह पे सिंपली इनपुट बॉक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और लेट्स से एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा। इसको भी मैं जब रन करता हूँ तो देखो इस तरीके से मेरे पास एक इनपुट बॉक्स आ गया। एंटर योर नेम में योगेश में अगर डाला, ओके किया, अभी देखो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको जो इनपुट लिया है उसका कुछ किया नहीं है। दिस इज हाउ यू टेक इनपुट, ठीक है। सबसे पहले ओके यही वाला बेसिक होता है कि मैसेज बॉक्स मैं आउटपुट दिखाने के लिए यूज करता हूँ, इनपुट बॉक्स मैं इनपुट लेने के लिए यूज करता हूँ। लेने के लिए। अब हाँ, इनपुट बॉक्स का तो चलो आपको यूज केस ना समझ आ रहा होगा, बट मैसेज बॉक्स का यूज केस ना कई सारे बच्चों को समझ नहीं आता है। तो मैसेज बॉक्स का यूज केस क्या होता है कि भाई जब मैं वीबीए के थ्रू कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी हुई है, मैंने काफी लंबा सारा कोड किया हुआ है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई वो बैकग्राउंड में चल रहा है, मेरे को दिख तो रहा नहीं है क्या चल रहा है। तो मान लो कहीं पे वो उसने मेरे एक्सेल शीट पे ना चेंजेस करने बंद कर दिए, तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि भाई मेरी स्क्रिप्ट खत्म हो गई है या उसमें कुछ लाइक प्रोसेसिंग हो रही है तो वो वेट पे चली गई है या जो भी है, इसमें आइडिया नहीं मिलता। तो मैं जगह जगह पे ना चेक पॉइंट्स की तरह मैसेज बॉक्स डाल देता हूँ कि भाई एक्सेल नहीं मेरी वीबीए स्क्रिप्ट ने ये वाला काम कर लिया, अब ये वाला काम कर लिया, अब ये वाला काम कर लिया, अब पूरी कंप्लीट हो गई। ये होता है मैसेज बॉक्स का मैक्सिमम यूज केस, ठीक है। सिंपल इनफ अगेन। यस सर। इसके बाद जो हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं देखो हमारे पास जो अगला कंसेप्ट आता है वो आता है वेरिएबल्स का, ठीक है। हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल्स के टाइम पे जैसे पाइथन में तो सिंपल मैं वेरिएबल लिखूंगा एंड उसके अंदर सीधा वैल्यू डाल दूंगा, इट वर्क्स। वो डायनामिकली डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन कर लेता है। बट वीबी में ऐसा नहीं है, वीबी में मेरे को प्रॉपरली बताना पड़ता है कि भाई ये कौन सा डेटा टाइप होने वाला है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल डिफाइन करने का कंसेप्ट है, मैं यूज करता हूँ डिम, ठीक है।
देन मेरे वेरिएबल का नाम, लेट्स से मैंने रख दिया नेम, ठीक है। आई हैव टू गिव एज, एंड एज के बाद मेरे को देना होता है कि भाई नेम के अंदर मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ। तो नेम के अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर करूंगा, तो मैंने एज स्ट्रिंग किया इसे, ओके ठीक है। ये ठीक है मतलब नेम के नाम से एक वेरिएबल बन गया यहाँ पे। समझ आया कंसेप्ट? यस सर। ओके। अब मैं नेम की कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, नेम इक्वल टू नॉर्मल करके, जैसे मैंने योगेश कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं मैसेज बॉक्स में प्रिंट भी कर सकता हूँ, so I will do मैसेज बॉक्स द नेम इज, एंड जब मेरे को ऊपर से वो इनपुट लेना तो आई यूज एंड, ठीक है, एंड नेम, ठीक है। ए, इसको मैं रन करूंगा टेस्ट1 में ही, VBA1 है ना, हमें ये वाला रन करना है। रन किया मैंने, देखो द नेम इज योगेश, ओके ओके ठीक है ना। वो स्पेस मैंने यहाँ पर डालना भूल गया था, तो उसका आपको ध्यान रखना, उस स्पेस नहीं आता, स्पेस मेरे को यहाँ पर डालना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उसका आप नाम वगैरह तो कुछ भी रख सकते हो, जो बेसिक रूल्स होते हैं वो वही हैं कि भाई जो वेरिएबल का नेम है उसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर, कैपिटल स्मॉल, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, और जो वेरिएबल का नेम होगा वो कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जो भाई पाइथन में वेरिएबल वाले रूल्स होते हैं। जी जी सर जी, सेम रूल है। सेम वही रूल है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब इसमें जो होते हैं, मैं डेटा टाइप्स की बात कर लेता हूँ, डेटा टाइप्स में आपको बता देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो डेटा टाइप मेरे पास अवेलेबल है इंटीजर, ठीक है, फॉर नंबर्स, देन लॉन्ग फॉर लाइक होल नंबर्स, लार्ज बड़े नंबर्स के लिए, ठीक है ठीक है। देन वी हैव डबल फॉर डेसिमल्स, ठीक है देन स्ट्रिंग फॉर टेक्स्ट, ठीक है। बुलियन फॉर मतलब बेसिकली बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, हाँ ओके है ना। उसके बाद आता है रेंज, जब मेरे को एक ग्रुप ऑफ सेल्स को डिनोट करना होता है, ठीक है। और टेबल, टेबल टेबल जब मेरे को कोई भी, हाँ टेबल, तो नेम एज टेबल करूंगा ना तो इसके अंदर मैं प्रॉपर टेबल स्टोर कर सकता हूँ पूरे पूरे इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है। तो वो यूज नहीं होगा सर, कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर कैर, PHA और कैर नहीं नहीं, कैर नहीं होता इसके अंदर स्ट्रिंग है ना, हाँ ओके ओके ठीक है ना, तो आप स्ट्रिंग से यूज करते हो उसे। तो आपको जो डेटा टाइप आप जब डिफाइन कर रहे हो, सो इट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट कि आप सही से डिफाइन करो, ठीक है। जी उसके सर। अलावा मेरे पास एक्चुअली ना इसमें वर्कशीट, वर्कबुक ये सब भी होता है, ओके ठीक है। क्योंकि जो VBA है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली मैं VBA में स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ जो कि भाई एक्सेल के अंदर रन होते हुए पावर पॉइंट खोल के एक प्रेजेंटेशन बना देगा, उसके बाद एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख देगा, उसके बाद फिर वो एक नई एक्सेल की वर्कबुक खोल के उसके अंदर कुछ ऑर्डर डाल के सेव भी कर देगा सब कुछ। इस तरीके की VBA स्क्रिप्ट भी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि VBA जो है ना वो सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं होता, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूरे में यूज हो सकता है, ओके। ओके हाँ, तो हमने वेरिएबल का कंसेप्ट किया और बेसिकली स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे करते हैं वो वाला कंसेप्ट किया, ठीक है। जी बाकी जो आपका नॉर्मल वाला होता है कि भाई नंबर है उसमें प्लस वगैरह अर्थमेटिक ऑपरेशन सेम ही तरीके से वर्क करते हैं आपके, ठीक 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 है। अब इसके अंदर, हाँ, नेक्स्ट पार्ट मेरा आता है इफ स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बट चलो ठीक है, अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स नॉर्मली करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, नेम लिया, कंडीशन नेम, स्टेटमेंट तो सेम होंगी इसमें, इफ एल्स एलिफ। हाँ इसके अंदर इफ और एल्स होता है, एलिफ नहीं होता है, और थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर सिंटेक्स अलग होता है थोड़ा सा, एल्सिफ होता हाँ है ना। एल्सिफ होता है, एलिफ नहीं होता, हाँ एलिफ तो ओनली पाइथन के लिए यूज होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम्म, ठीक है। नेम के अंदर मैं इनपुट ले लेता हूँ, सो मैं इनपुट बॉक्स लगाता हूँ इस पे, एंड एंटर योर नेम, और मैसेज बॉक्स में
किया मैंने एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट, या तो है कोड, आई डोंट थिंक सो। गिव मी सेकंड, मैं कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लेट मी सी। हाँ शायद सिंटेक्स थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बेसिकली जब मैं इनपुट बॉक्स को इसके साथ यूज करता हूँ तो ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। ओके ओके जब मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले जाता हूँ तो मेरे को ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके और अब हाँ, ये चीज मेरे को थोड़ी सी ध्यान से उतर गई थी, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी हम कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई नाम अगर योगेश डाला गया है तो एक्सेस ग्रांटेड दिखा दे, वरना एक्सेस डिनाइड दिखा दे। सिंपल सी कंडीशन स्टेटमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है तो वी विल डू इफ नेम इक्वल टू योगेश, ठीक है। इसमें लगाना पड़ता है हमें देन, अरे पाइथन की आदत, सिंगल इक्वल टू न्यू। हाँ इसमें सिंगल इक्वल टू चलता है। ओके 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 हाँ वो पाइथन क्या आता है ना, तो डबल इक्वल टू टाइप हो जाता है। हाँ तो मैसेज बॉक्स में वी विल सिंपली से एक्सेस ग्रांटेड ठीक है else inside message box will do डिनाइड denied, ठीक है। और उसके बाद मेरे को ना जब भी मेरा हो गया इसका, मेरे कंडीशन स्टेटमेंट मैंने लगा दी, तो ना एंड इफ लगाना पड़ता है इस तरीके से। हाँ लाइक इफ हमने स्टार्ट किया एंड इफ फ्रॉम एंड इफ कंडीशन को एंड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना मेरे लाइन एंड्स है, ना सेमीकोलन यूज होते हैं, ना इंडेंटेशन यूज होती। तो इसमें ना इस तरीके से वो डिसाइड करता है कि भाई कहाँ पे क्या चीज स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे क्या चीज खत्म हो रही है। ओके ओके मैं इसको जैसे रन करूंगा तो it will ask me for my name, I will enter योगेश, मैंने ओके किया तो एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, नेम मैंने लेट से इस पर राहुल डाला तो ओके किया, एक्सेस डिनाइड, डिनाइड ठीक है। सिंपल सा ये होती है मेरी इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके अंदर ना बीच में अगर मेरे को कुछ और भी डालना होता तो आई डू, अगर मेरे को कुछ और भी डालना होता ठीक है तो मैं एल्स इफ यूज करता। एल्स इफ, जी जी, एक ज्यादा कंडीशन हो तो हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ठीक है। एल्स इफ का सिंटैक्स बेसिकली सिंपल सा ये बीच में स्पेस नहीं आएगा और ये भी छोटा आएगा। एल्स इफ का सिंटैक्स भी सिंपल सा है। एल्स इफ में मैं सिंपल अपना कंडीशन डालता हूँ एंड लेट्स से नेम इज अगर राहुल है तो देन मैसेज बॉक्स यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, कुछ भी कर सकते हैं। ओके ओके और तो सिर्फ सीखना ही है ना मेन चीज, जी जी अभी लॉजिक तो कुछ बना दिए एज सच, ठीक है। तो मैंने रन किया और कभी कभार ना ये मैक्रोज वाला पैनल खुल जाता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, अपना जो आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा है ना वो फंक्शन का नाम सेलेक्ट करके रन कर देना होता है, ठीक है। नेम मैंने इस बार अगर मैं राहुल डालता हूँ तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, यू आर नॉट अलाउड एंटर। ओके तो इस तरीके से मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं। ओके क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है।
अब इसके अंदर ना जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, आपने जब पाइथन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो आपने स्विच केस वगैरह के बारे में पढ़ा भी होगा, राइट? जी 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 सॉरी, जी सर, पढ़े हैं, स्विच केस पढ़े हैं। हाँ, स्विच केस, तो वो भी इसके अंदर होता है। इसके अंदर स्विच केस नहीं बोला जाता है, इसके अंदर सेलेक्ट और केस बोला जाता है। सेलेक्ट और केस, हाँ, सेलेक्ट और केस आता है इसके अंदर, ठीक है। कैसे होता है देखो, मैं करूंगा सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, उसके बाद मैं देता हूँ जो भी मेरा लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। सेलेक्ट नेम, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट में अभी तो कुछ भी नहीं है खास, सिर्फ नेम ही लिया मैंने, ठीक है। इसको कंडीशन देनी पड़ेगी, नेम इक्वल टू योगेश कर दिया, ठीक है। केस, अच्छा, मैं केस लिखना ही भूल गया, ये सिर्फ नेम ले लेगा, या ये सेलेक्ट केस नेम, ठीक है। अब मैं केस एंड देन व्हाटएवर द वैल्यू इज, सो अगर मेरे पास योगेश आया नेम, तो आई हैव टू डू मैसेज बॉक्स एंड या एक्सेस ग्रांटेड कर देते हैं, सिंपल वही वाला एग्जांपल रखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास नेम आया राहुल, तो मैसेज बॉक्स में वी विल पुट एक्सेस डिनाइड, केस में अगर हाँ, अब देखो ये तो मैंने दो केस दे दिए कि भाई योगेश आने पे ये होगा, राहुल आने पे ये होगा। अब जैसे इफ एल्स में एल्स होता है ना कि भाई इसके अलावा कुछ भी आए, तो केस में वो चीज इंक्लूड कर सकता हूँ मैं केस एल्स कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कि भाई इन दोनों के अलावा कुछ भी आए तो ये होगा, तो मैंने किया मैसेज बॉक्स एंड इसके अंदर दे दिया इट्स इनवैलिड नेम, ठीक है। इनवैलिड, ठीक है ठीक है। वीबीए दिया मैंने, वीबीए को रन किया, अरे एंड नहीं करना पड़ेगा सर इसमें? हाँ, वही 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 एंड करना भूल गए। हाँ, जैसे हमने केस के स्टार्ट किया तो एंड होगा, एंड सेलेक्ट, ठीक है। नेम में अगर मैंने योगेश डाला, ओके किया, एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं राहुल डालता हूँ, ओके किया, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि मैंने यहीं पे एक्सेस डिनाइड दिया हुआ है। उसके अलावा मैं कुछ भी नाम डालूंगा, लेट्स से मैंने रोहित डाला, तो इट विल से इनवैलिड नेम, इनवैलिड, ठीक है। ओके ओके। तो ये होती है मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक मैं कंडीशनल स्टेटमेंट हैंडल करता हूँ इफ के थ्रू, इफ एल्स के थ्रू, और दूसरा मैं हैंडल करता हूँ सिलेक्ट केस के थ्रू, सेलेक्ट केस, ठीक है। समझ आया इतना? जी सर। अभी आपको साथ साथ करना तो नहीं है, आप बाद में करते हो या कैसे करते हो? बाद में करता हूँ सर मैं ना, बाद में, ठीक है ठीक है ना मेरे को 9 to 5 ठीक है। आप रिकॉर्डिंग में से देख लेते होगे ना, राइट? जी जी जी। हाँ, वैसे तो आज ये वीबीए खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको जब असाइनमेंट असाइन करूंगा एक्सेल के, तो आपको ना एक प्रॉपर पीडीएफ भेजूंगा जिसके अंदर प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे आपको इस चीज के, जितना भी हमने पढ़ा है ना उन सबके प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो वहां से भी आप मतलब जो भी कोड का एग्जांपल हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, सब आप उसमें मिल जाएगा, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो, ओके, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आता है मेरे पास लूप्स का, बट उससे पहले ना वी विल स्टडी कि भाई अब देखो वीबीए का काम इस तरीके से मैसेज बॉक्स में बातें करना तो नहीं है, वीबीए का मेन काम है एक्सेल के अंदर काम करना। जी जी। तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि भाई एक्सेल के अंदर मैं एक्चुअली चीजों को मैनेज कैसे करता हूँ वीबीए के थ्रू, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को ना जो भी यूजर नेम डाले वो यहाँ पे D3 में दिखाना है, ठीक है ठीक है। यूजर से नेम लेंगे, D3 में डालेंगे, ये हमारा गोल है। उसके लिए व्हाट विल डू इज, मैंने नेम का इनपुट लिया, अब इसके अंदर मैं करता हूँ रेंज, रेंज के अंदर आता है एड्रेस, एड्रेस आया मेरा D3,
ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल्स नेम। ठीक है, मैं या तो इस तरीके से कर सकता हूँ, या फिर इसको और छोटा करने के लिए मैं सिंपली इनपुट बॉक्स पे इसी के आगे डाल सकता हूँ, वो नेम डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कर रहा हूँ बेसिक यूज, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और फिर मेरे को ये नेम डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रेंज के अंदर मैं देता हूँ सेल का एड्रेस, और फिर डॉट वैल्यू का मतलब होता है कि भाई जो उसकी वैल्यू है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इतने पार्ट को देखूं तो ये वाला पार्ट वैल्यू रीड करता है। ठीक है, मतलब अगर कंपेयर वगैरह करनी है या कुछ भी करना है तो ये वाला पार्ट वैल्यू रीड करता है, और जब मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा के कुछ वैल्यू दे देता हूँ तो भाई वो उसकी वैल्यू अपडेट कर देता है। जैसे पाइथन में डिक्शनरीज वाला कंसेप्ट होता है ना, कि भाई मैं सिर्फ की के साथ दूंगा तो वो वैल्यू को रीड करेगा, उसकी की वैल्यू को, और अगर मैं इक्वल टू करके दूंगा तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। जी 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 जी, वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ठीक है। इसको हम रन करते हैं। हमने एंटर योर नेम किया, यहाँ पे मैंने डाला योगेश, ओके किया, और अब मैं शीट पे जाके देखूंगा अगर, तो देखो यहाँ पे डल गया ना नेम। जी जी जी, तो इस तरीके से मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मेरे को पूरी रेंज देनी है, मान लो मेरे को चल जा, क्या हो गया, मान लो मेरे को D3 से लेके E5 तक सब में योगेश डालना है, या F5 तक सब में योगेश डालना है, तो मैं जैसे नॉर्मल रेंज लिखता हूँ ना वैसे भी लिख सकता हूँ। जी, अच्छा ठीक है, ठीक मैं है। इसको रन करूंगा, हाँ, वो इन सभी सेल की वैल्यू योगेश कर देगा। अगर मैं वापस यहाँ पे जाके देखूं तो देखो इन सभी सेल की वैल्यू योगेश हो गई। D3 से लेके F5 तक, हाँ, D3 से लिया उसने, D3 ये रहा, ठीक है। F5 तक, F5 ये रहा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके। तो उसने सब में योगेश डाल दिया। ठीक है ना, भाई जैसे हम एक्सेल के अंदर नॉर्मली फॉर्मुलाज के अंदर रेंज देते हैं उसी तरीके से रेंज देते हैं यहाँ पे भी। लाइक सम वगैरह हम जो भी करते हैं, एवरेज करते हैं, उसमें हम रेंज पास कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही सेम तरीके से रेंज आप यहाँ पे देते हो। जी, ठीक है, ठीक है, या अब इसके अंदर मान लो मेरे को वैल्यू क्लियर करनी है, इसको क्लियर करना है, जो भी लिखा हुआ है उसको खाली करना है, सेल को खाली करना है। सेल को खाली करने के लिए मैं सिंपली यूज कर सकता हूँ एम्प्टी कोट्स। ओनली, अच्छा नहीं, इस तरीके से खाली होते हैं व्यू में ना। मैंने रन किया, मैं यहाँ पे किया, देखो क्लियर हो गया। ओके, ठीक है ना, ठीक है सर। हाँ, ये क्लियर है। ठीक है, अब लेकिन जो ये सेल को कॉल करने का तरीका है, ऐसे ना इसके अंदर मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसमें ना मैं डॉट सिलेक्ट भी यूज कर सकता हूँ कि भाई मेरे को अपना सिर्फ उसको सिलेक्ट करके रखना है। डॉट सिलेक्ट कैसे सर? डॉट वैल्यू के प्लेस पे? हाँ, डॉट वैल्यू की प्लेस पे डॉट सेलेक्ट करूंगा ना अगर, हाँ, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसने देखो इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया। रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना, ओके ओके। ये भी मतलब एक छोटा सा पार्ट है, बता दिया। अब इसके अंदर ना प्रॉब्लम मेरे को सबसे बड़ी क्या आती है कि भाई जब मैं सेल्स के ऊपर प्रोग्रामेटिकली वर्क कर रहा हूँ तो एड्रेसेस में मैं कैसे, मतलब मान लो मेरे को एक एक सीरीज करके आगे बढ़ना है, मतलब एक एक सेल करके आगे बढ़ना है और कुछ कुछ अलग अलग वैल्यू डालनी है सब कंडीशन के बेसिस पे या किसी भी चीज के बेसिस पे, तो मैं इसमें मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता इस चीज को। गेटिंग अ पॉइंट कि भाई मेरे को D3 है, F5 है, मैं ABCD के ऊपर आइटरेट कैसे करूंगा, है ना। तो मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए VBA के अंदर एक पार्ट और होता है सेम वही सेल्स के ऊपर वर्क करने के लिए, वी एक्चुअली यूज सेल्स। ठीक है, अब सेल्स को जब मैं यूज करता हूं तो इसके अंदर मैं गिव मी अ सेकंड, सेल्स के अंदर बेसिकली मैं नंबर्स दे सकता हूँ। ठीक है, पहले रो नंबर देन कॉलम नंबर। ठीक है, कॉलम नंबर भी 1 2 3 4 के हिसाब से चलते हैं, रो नंबर भी 1 2 3 4 के हिसाब से चलते हैं। तो इफ आई एम राइटिंग 1, 1, दिस इज A1, ओके, 1, 2 इज B1, 1, 5 इज E1। ठीक है, बेसिकली ABCD को हमने लाइन वाइज नंबर आउट कर दिया है। ठीक है, तो जब मैं D3 की बात कर रहा था, so 3 is my row number
एंड डी इज 4। ठीक है, इसको भी मैं वही सेम फिर डॉट वैल्यू करके, जैसे मैंने हेलो लिख दिया, तो इससे भी मैं वैल्यूज वगैरह डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे देखो इसके अंदर वैल्यू आ गई। ओके ओके, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अब ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा। ये वाला कंसेप्ट हमारा जरूरी था कि भाई हम लूप्स के साथ कुछ कर पाए। ठीक है, अगला कंसेप्ट जो आ रहा है हमारे पास है लूप्स। एक सेकेंड, अभी जैसे हमने लास्ट फंक्शन किया रेंज फंक्शन, उसके अंदर हमने सिलेक्ट की थी, हाँ फंक्शन कह सकते हो। हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर हमने सिलेक्ट की थी D3 से F5 तक की हमारी जितनी भी रोज है कंप्लीट हाँ उसमें जी, फिल हो जाए आपका नेम। हाँ जी, हमें अल्टरनेट करना हो तो जैसे पाइथन के पास में हाँ। हमारे पास एक वो होता है कि भाई जैसे कॉलम से हम डिवाइड करते I हैं understand. एंड समझ गया हूँ मैं आपकी बात, आपकी बात समझ गया हूँ। कंसेप्ट है। इसके अंदर उसका डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता आपको, आपको ना लूप्स के थ्रू डॉट सेलेक्ट करके करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं कंट्रोल Z करूँ, डॉट सेलेक्ट कर दूंगा ना इसे, ठीक है, उसके बाद फिर मैं सेल्स 4,4 कर दिया मैंने लेट से, और डॉट सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये दोनों सेल सेलेक्ट हो जाएंगे बेसिकली। लास्ट में वो सिलेक्ट किया था। ठीक है, मेरे को रेंज आउट करना पड़ेगा ना इसे। हाँ, उस चीज को कैसे करेंगे? वो कंसेप्ट है ऐसा इसमें कुछ सर? ऐसा कंसेप्ट ना बाय डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन हो, मैं बस उसे डाल दूं, तो लूप्स उसको वगैरह के थ्रू करना पड़ेगा? हाँ लूप्स वगैरह के थ्रू लॉजिकली मैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई इशू नहीं सर, मैं तो बस जस्ट हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके ओके, आप लूप्स वगैरह के थ्रू उसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। सर आप कंटिन्यू करें। ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं फिर हम। ठीक है, लूप तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा लूप्स का। अब पाइथन के अंदर जैसे हमारे पास जब मैं फॉर लूप या व्हाइल लूप वगैरह यूज करता हूँ, तो मैं उसके अंदर सीधा सीधा रेंज वगैरह चला सकता हूँ, राइट? ठीक है, हाँ जी कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है या यहाँ से यहाँ तक जाना है। जी ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, इसके अंदर ना मेरे को वेरिएबल्स के थ्रू ही आइटरेट करना पड़ता है चीजों पे। तो व्हाट आई विल डू इज, मैंने किया dim I एज इंटीजर, मैंने एक i नाम से इंटीजर डिफाइन किया। ठीक है, अब आई कैन डू for I equals 1 to 100, मतलब ये 1 से लेके 100 तक का लूप बनाया। वैल्यू बनाया, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट वी कैन डू इज सेल्स we take let's say I, 1, मतलब एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैंने, और मैंने कर दिया डॉट वैल्यू, और वैल्यू में हम सिंपली रो नंबर डाल देते हैं। ठीक है, रो एंड थोड़ा सा स्पेस दे देंगे यहाँ पे, रो एंड आई आई। ठीक है, तो बेसिकली A1 से लेके A100 तक वो हर एक में रो नंबर डाल देगा। और इसके बाद ना अब ये जैसे मैंने 4 तो लगा दिया, अब लग रहा होगा कि भाई ये बाय डिफॉल्ट आइटरेट करेगा। बाय डिफॉल्ट आइटरेट भी नहीं करता है, मेरे को आइटरेट करवाना पड़ता है। आइटरेट कैसे करवाते हैं? नेक्स्ट आई लिख के। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, ये रन हो गया, और मैं यहाँ पे देखूं तो देखो, ठीक है ना, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, ओके ओके, बिल्कुल 100 तक सारा कुछ आ गया। ठीक है, तो दिस इज माय फॉर लूप। ठीक है, अब अगर मैं पाइथन वगैरह की बात करूँ, उसमें सिर्फ 2 टाइप ऑफ लूप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप ऑफ लूप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके ओके ओके, फॉर व्हाइल एंड थर्ड वन फॉर व्हाइल एंड फॉर ईच। फॉर ईच, हाँ, बेसिकली फॉर ईच को अगर मैं पाइथन का कंपैरेटिव बताऊं, तो जैसे आपको पता है हम पाइथन के अंदर लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं, लिस्ट के ऊपर फॉर लूप लगा सकते हैं, जी कर सकते हैं, आई इन ए करके, है ना? जी। तो वही सेम फंक्शनैलिटी अगर मेरे को यहाँ पे अचीव करनी है, तो मेरे को फॉर ईच यूज करना पड़ता है। फॉर ईच, हाँ,
एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक पढ़ी है सर मैंने, फॉर ईच आई थिंक सी में है ना, जावा में है, सी में भी होता है, सी में भी होता है, सी या सी प्लस प्लस में है, किसी में सी में, सी प्लस दोनों में है। जावा में नहीं होता। जावा में डू वाइल है डू, उसके बेस पे। हाँ जावा में डू वाइल है बिल्कुल। जी हाँ, दो इसमें भी फॉर ईच होता है, ठीक है। अब करते कैसे, मैं ना एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डेम WS के नाम से किया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है डेम की? DIM जो डेम है, डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन, ओके ओके। हाँ ठीक है ना। डेम WSS, मैंने बताया था वर्कशीट भी मेरे पास एक वो होता है डेटा टाइप, ठीक है। ठीक है। तो मैं वर्कशीट यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अब WS जो है वो पूरी पूरी वर्कशीट स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फॉर ईच यूज कर सकता हूँ, तो आई विल डू फॉर ईच, ठीक है। WS इन छोटा आएगा, ठीक है। देन मेरे को जब इसी वर्कबुक को कॉल करना है, जिस वर्कबुक पे ये स्क्रिप्ट लगा रहा हूँ, उसी वर्कबुक को कॉल करने के लिए इसका मतलब नाम होता है बेसिकली, व्हिच इज कॉल्ड दिस वर्कबुक, ठीक है। डॉट वर्कशीट्स, ठीक है। मतलब इस वर्कबुक की हर एक वर्कशीट के ऊपर इटरेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को उसको क्या करना है, लेट्स से मेरे को ना उसको प्रोटेक्टेड करना है, मतलब वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं WS डॉट प्रोटेक्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे को पासवर्ड डिफाइन करना होता है, सो आई विल डू पासवर्ड कॉलन इक्वल से पासवर्ड डाल देते हैं, लेट्स से 1 2 3, ठीक है। क्या? और अगेन वही, जैसे फॉर लूप में हमें नेक्स्ट ट्राई करना पड़ा था, मेरे को नेक्स्ट WS करना होता है। समझ आया क्या लिखा है मैंने? यस सर। ठीक है, बस मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया। अब मेरी जो सारी शीट्स है ना वो प्रोटेक्टेड शीट्स में बदल गई हैं, ठीक है। जितनी भी ये शीट्स हैं ये सारी प्रोटेक्टेड शीट्स हैं। आपको एक्सेल में प्रोटेक्टेड शीट्स का कांसेप्ट पता है? प्रोटेक्ट शीट वही होगा ना सर, जैसे हमने किसी शीट पर अपना लॉक लगाना हो, सिक्योरिटी इंक्रीज करनी हो, प्रोटेक्ट बेसिकली मैं एक प्रोटेक्टेड शीट ना एडिट नहीं की जा सकती, ये देखो, रीड ओनली और मैंने रहेगी। सिर्फ रीड ओनली रहेगी, और मैंने शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, वो एडिट नहीं कर सकते उसको, जी जी ठीक है ना। जी जी सर। इसमें एक्स्ट्रा शीट ऐड करके भी नहीं होगा सर? इन शीट पर नहीं तो एक्स्ट्रा होगा। नहीं, जो आप नई शीट ऐड करोगे उसमें तो एडिटिंग अलाउड होगी, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड थोड़ा ना है, वो तो जब आपने स्क्रिप्ट रन कर दिया उसके बाद ऐड हुई है। वर्कबुक में जितनी भी शीट हैं उन पर लॉक लगेगा, ठीक है। हाँ जी, जितनी भी एग्जिस्टिंग शीट है, जब आपने स्क्रिप्ट रन करने से पहले जितनी भी शीट थी उन सब पे, ओके। ठीक है। इसको डिलीट और ही कर अगर देते हैं। जो हमने जो पासवर्ड लगाया था 1 2 3 उसको कैसे यूज हाँ करेंगे? जी, हाँ वो मैं बताता हूँ। वो ना एक्चुअली VBA से ही होता है, ठीक है ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डॉट प्रोटेक्ट किया, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से मैं डॉट अनप्रोटेक्ट भी यूज कर सकता हूँ। अनप्रोटेक्ट होता है, मेरे को एक बार ये चीज देखनी पड़ेगी, अनप्रोटेक्ट होता है ना जहां तक है। हाँ अनप्रोटेक्ट होता है, ठीक है। मैंने इसको रन किया, अब मेरी शीट सारी लॉक हट चुका है बेसिकली मेरी शीट से। जैसे मैं यहाँ पे गया, ये देखो अब मैं एडिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई जैसे मैंने अगर शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, कोई भी आके यहाँ से पासवर्ड देख के अनप्रोटेक्ट कर सकता है उन्हें, है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप जब प्रोटेक्शन वगैरह का आप यूज करते हो तो ना ये जो मॉड्यूल आप जिसमें आपने VBA की स्क्रिप्ट लिखी है उसको ना आप डिलीट कर देते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने ये स्क्रिप्ट डिलीट कर दी तो प्रोटेक्शन हट जाएगी वहां से, प्रोटेक्शन तो लग चुकी है, वो अलग कंसेप्ट हो गया। गेटिंग अ पॉइंट? तो प्रोग्राम रन कर चुका है, जी सर। हाँ प्रोग्राम रन कर चुका है, अब इस प्रोग्राम का उस प्रोटेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ से मॉड्यूल डिलीट कर दूंगा तो पासवर्ड वगैरह सब कुछ चला जाएगा। तो जब तक एक पर्सन को पासवर्ड पता नहीं है वो उसको अनप्रोटेक्ट कर नहीं सकता, है ना। सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर ईच, ओके ओके। ठीक है।
इसके अंदर लास्ट आता है डू वाइल, मतलब इसके अंदर डायरेक्टली वाइल नहीं होता, सो वी हैव डू वाइल। ठीक है, ओके। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मुझे एक मिनट रुकना, मेरी कौन सी शीट थी। हाँ, अब लेट्स से मेरे को ना जो ये रो नंबर डला हुआ है, रो 1 रो 2 रो 3 रो वगैरह ये डला हुआ है, मेरे को पता नहीं कि ये कहाँ तक है। ठीक है, वैसे तो मेरे को पता है कि 100 तक है, बट लेट्स अज्यूम कि भाई पता नहीं कहाँ तक है, कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, तो और मेरे को क्या करना है कि भाई चेक करना है कि अगर ये सेल्फ फिल्ड है तो यहाँ पे चेक्ड आ जाए, और जहां पे मेरे को ब्रेक मिले वहां तक वहां पे रुक जाए। यानी पॉइंट कि भाई अगर A1 भरा हुआ है तो B1 में चेक्ड आ जाए, अगर A2 भरा हुआ है तो B2 में चेक आ जाए, अगर A3 खाली है तो वो कोड मेरा वहीं पे रुक जाए। वहीं पे रुक जाए हमारा। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं अचीव कर सकता हूँ डू वाइल से, क्योंकि आपको पता ही है जो फॉर और वाइल लूप के बीच में मेन डिफरेंस है वो यही है कि जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हो, हाँ, जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हो तो मैं यूज करता हूँ फॉर लूप, जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता मैं यूज करता हूँ वाइल लूप। वाइल लूप। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। ठीक है, यह सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं वही इसको हटाते हैं और एक आई ले लेता हूँ, डिम आई एस इंटीजर। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने दे दी बाय डिफॉल्ट 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डू वाइल। ठीक है, सेल्स हमें A1 चेक करना है, राइट, तो आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू। अब इसमें नॉट इक्वल का सिंबल होता है ना, वो ये होता है जैसा नॉट इक्वल टू। हाँ, नॉट इक्वल टू। ठीक है, जी। और नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, जब तक सेल्स एम्प्टी नहीं हो रहे तब तक ये काम करना है। ठीक है, काम क्या करना है, काम करना है कि भाई सेल्स I2 मतलब बी की रो, बी वाला कॉलम, बी कॉलम हो गया। ठीक है, वैल्यू चेक इक्वल टू चेक लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को आई की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम तो नहीं नेक्स्ट टाइम इसके अंदर नहीं होता, वो फॉर लूप का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे को आई इक्वल्स आई+1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वो प्लस इक्वल वाले ऑपरेटर्स भी नहीं होते हैं। पाइथन में तो जैसे प्लस इक्वल टू 1 कर सकते हो ना आप, इसके अंदर वो भी नहीं होता, इसके अंदर वो प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है। ठीक है, अब टू टेल माय व्हाइल लूप कि भाई यहां से अब लूप करना है, आई हैव टू राइट लूप। ठीक है, एंड हो गया सर ये? हाँ, इतना एंड हो गया बेसिकली लूप लिखने से मेरा। ओके ओके ओके। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, रन हो गया, एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो इसने चेक चेक भर दिया, जैसे 100 पे उसे एम्प्टी सेल मिला वो वहां पे रुक गया। वहां पे रुक गया। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक, ये होता है मेरा व्हाइल लूप। ओके, कोई डाउट वगैरह तो नहीं आ रहा अभी तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बेसिक वही कंसेप्ट है मेनली जो अब तक हमने यूज किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये थोड़ा हाँ, प्रोग्रामिंग वही हाँ। वही बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे है, बस सिंटेक्स अलग है। बेसिकली आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो। जी सर, देखो सिंटेक्स तो सर सी करके आओगे जावा में डिफरेंट मिलेंगे, जावा करके आओगे बिल्कुल पाइथन में बिल्कुल different बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ वही बता रहा हूँ कि भाई डिफरेंस सिर्फ सिंटेक्स का ही है। जी जी जी, फंक्शन तो वही काम करेगा। बिल्कुल, ठीक है। जी सर। अब देना मेरे को, अच्छा हाँ, लूप्स का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। लूप्स का बेसिकली ये वाला पार्ट है। इसमें ना लूप्स का आपको एक चीज ध्यान रखना है कि भाई आपको पाइथन से इनफाइनाइट लूप्स का आइडिया होगा। इनफाइनाइट लूप, हाँ, जो कि चलते ही चले जाते हैं। जी 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 जी। बेसिकली हमसे एक्सीडेंटली बनते हैं हमेशा वो, हमने कोई कंडीशन वगैरह सही से नहीं लगाई तो वो इनफाइनाइट लूप बन गया। वो पाइथन हाँ बोलो बोलो। जैसे कंडीशन हम जैसे व्हाइल लूप में देते हैं तो थोड़ा मिस अगर हो गया तो इनफाइनाइट लूप में चली जाती है कंडीशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल,
उसी चीज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पाइथन वगैरह में तो टर्मिनल पे वो प्रिंट करता चला जाएगा, प्रिंट करता चले जाता है सर, बिल्कुल। है ना। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा एग्जिट हो जाता है वो, या मैं टर्मिनल बंद कर दूंगा वो एग्जिट हो जाता है, जी जी। सिंपल। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे अगर आपका बाई चांस इनफाइनाइट लूप बन जाता है, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि एक तो आपका एक्सेल क्रैश कर जाएगा, एक रनिंग स्क्रिप्ट को रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरी दिक्कत कि भाई अगर इनफाइनाइट लूप की वजह से एक्सेल क्रैश करा तो एक्सेल मैक्रोस को लॉक कर देता है, मैक्रोस को। हाँ, मैक्रो मतलब ये वीबीए वाला पूरा पार्ट है ना, ठीक है। स्क्रिप्ट वगैरह रन करना, मैक्रो वगैरह रन करना, इस पूरे पार्ट को ही लॉक कर देता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ से सिर्फ ये आई की वैल्यू इंक्रीज करना हटा देता हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं करूंगा, इनफाइनाइट लूप बन गया, वो बार बार एक ही को चेक कर रहा है, हाँ हाँ, है ना। अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो देखो अटक गया एक्सेल साथी, हो गया, हैंग हो गया, बिल्कुल हैंग हो गया। अब ये नहीं चलेगा, ये रिस्टार्ट ही होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पूरा एक्सेल ही मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी जब रिस्टार्ट करके आऊंगा ना तब दिखाऊंगा अभी कि भाई ये मेरा मैक्रोज को वीबी वाला जो पूरा पार्ट है उसको लॉक कर देता है। अच्छा, तो फिर उसको अनलॉक करना भी सिखाते हैं आपको, ठीक है। अभी एक बार क्रैश होगा उसके बाद आएगा वापस, नोट रिस्पॉन्डिंग। 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया बंद, राइट। अब मैं एक्सेल को दोबारा खोलता हूँ, सेम वही जिस पे हम काम कर रहे थे उसी पे गया, ठीक है। ये तो रिकवरी वाला आ रहा है, छोड़ो, ठीक है। इसके अंदर ना कंट्रोल एम करने से हमने एक वो बनाया था, ये वाला जो पार्ट पूरा था, कंट्रोल सिस्टम था सर, कंट्रोल शिफ्ट एम, सॉरी, जी जी, है ना। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। अरे क्या हो गया मेरे माउस को, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एम करता हूँ, देखो इसने डेटा अच्छा ओके, इसने हैंडल कर लिया इस बार, ठीक है। उसने हटाया नहीं, उसने हैंडल कर लिया। कभी बार ना वो हटा देता है एक्सेस ना मैक्रोस का, जी जी जी, तो कभी कभार वो हटा देता है, मतलब कभी कभार नहीं, मतलब जितनी बार मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम वो हटाता ही है मेरा। तो मोस्टली केस में अब हटा देता, कभी कभार रह जाता होगा सर, सॉरी, मोस्टली केस में हटा देता होगा, बट रेयर केस रह जाता होगा, जब कभी रह जाता होगा। हाँ वही मेरे को लगा कि मेरे पास भी पहली बार ही ऐसा केस आया जिसमें उसने एक्सेस नहीं हटाया है। हाँ बट हाँ, बता देते हैं, अगर वो हटा दे तो आपको ना डेवलपर मोड में आके यहाँ मैक्रो सिक्योरिटी में जाना पड़ता है, मैक्रो सिक्योर, ठीक है सर। ठीक है ना। इसके अंदर आपको ये डिसेबल हो जाता है, इसको अनेबल करना होता है यहाँ से, इनेबल, ठीक है, बस ये इनेबल वाला ऑप्शन है, हाँ ये वाला ऑप्शन जो है ये इस पे चला जाता है, ओके ओके ओके, ठीक है। इसको आपको अनेबल करना होता है, ओके सर, ठीक है। ये होता है बस इसको दोबारा अनेबल करने के लिए। अब चलते हैं अपने विजुअल बेसिक के अंदर वापस, हमारे पास, अच्छा मैंने सेव ही नहीं किया था, ठीक है कोई बात नहीं, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। जो हमने पहले कोड लिख रहे थे वो हमने सेव ही नहीं किया था, मतलब मैंने सेव नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, एक नया मॉड्यूल लिख लेते हैं, सब VBA1 के नाम से बना लेते हैं, फिर एंड सब आता है, ठीक है। एंड सर, हाँ, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, अब इसके अंदर ना आप कस्टम फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो। कस्टम फंक्शंस कैसे, कि आपको एक्सेल के अंदर लैम्डा फंक्शन के बारे में आइडिया है? लैम्डा फंक्शन, हाँ सर पढ़ा तो है, पाइथन वाला नहीं, एक्सेल वाला। एक्सेल वाला नहीं, पाइथन वाला ही पढ़ा है सर। अच्छा पाइथन वाला पढ़ा है, ठीक है। हाँ, एक बार ना मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि भाई मान लो ना मेरे को कोई फंक्शन लिखना है जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करवानी है मेरे को, या परसेंटेज वगैरह फाइंड करनी है उसको। वैसे तो परसेंटेज का मेरे पास एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन नहीं होता, है ना। सो मैं उसका फॉर्मूला लगाता हूँ,
अब मान लो वो फॉर्मूला मेरे को एक एक्चुअली फंक्शन के अंदर क्रिएट करना है, तो मैं लैम्डा फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट है, वो एक्सेल के अंदर ही जाता है। बट वही सेम कंसेप्ट मैं यहाँ से भी अचीव कर सकता हूँ। अगर मेरे को मान लो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, जो कि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ से अपने कस्टम फॉर्मूलाज भी बना सकता हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे? वी विल राइट फंक्शन, ठीक है, फिर फंक्शन का नाम लेट से एक रख देता हूँ गेट कलर। ठीक है, इसके अंदर अब पैरामीटर लेने होंगे मेरे को, तो मैं ले लेता हूं सेल एज रेंज। समझा मैंने यहाँ पे क्या किया है? रेंज, ओके। सेलर रेंज का मतलब समझ आया? हाँ सर, रेंज में सेल ले लेंगे ना अपनी, जो भी हमारी सेल है ए बी सी डी, उसमें रेंज सेलेक्ट नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जब मैंने सेलर रेंज लिखा, तो बेसिकली मैं फंक्शन को ना एक पैरामीटर दे रहा हूँ। तो इस फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर मैं सेल का एड्रेस बेसिकली एक्सेप्ट करूंगा। तो सेल का एड्रेस एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को उसको रेंज के अंदर डालना पड़ेगा ना। ओके ओके। सो बेसिकली ये सेल जो है मैंने वेरिएबल एक डिफाइन किया, एक तरीके से लगा लो, जिसका डेटा टाइप रेंज है। ठीक है। ठीक है, और अब जो ये फंक्शन है मेरे को इसका डेटा टाइप देना होता है, सो आई गिव एज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मैंने क्यों दिया आपको भी समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे फंक्शन स्टार्ट हुआ एंड फंक्शन लग जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है, सो डिफाइन करूंगा गेट कलर, जो मेरे फंक्शन का नाम है, सेम ही नाम रखना पड़ता है मेरे को। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक यूज करूंगा, बेसिकली यू कैन से लाइब्रेरी, या एक फंक्शन यूज करूंगा सेल डॉट इंटीरियर के नाम से। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है कलर इंडेक्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इट क्रिएट्स मी अ फंक्शन। ये मेरे को एक फंक्शन बना के देता है गेट कलर के नाम से, जिसके अंदर मैं कोई भी सेल डालूंगा तो वो सेल किस कलर का है, उस कलर का इंडेक्स मेरे को रिटर्न कर देगा ये। ठीक है। ठीक है, इसको एक बार मैं बस रन कर दूंगा। अच्छा, क्रिएट किया ना, हाँ ये बेसिकली सेव हो गया बस। तो मैंने फंक्शन क्रिएट किया ना, तो इसमें तो नीड ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, लेट्स से इस सेल का कलर देखना है, तो मैं इक्वल टू गेट कलर आ गया मेरा। ठीक है ठीक है। इसके अंदर मैंने ये वाला सेल दे दिया, ठीक है। एंटर किया। ठीक है, अच्छा ये तो टेबल है, इसका तो कुछ कलर ही नहीं होगा ना। ये तो ये पिवट टेबल है। हाँ वही पिवट टेबल है वो तो। मैं काम करता हूँ, इस वाली शीट पे इस सेल को फिल कर देता हूँ किसी कलर से, येलो से फिल कर दिया। ठीक है, इक्वल टू गेट कलर इस वाले सेल का। ठीक है, 6। अब बेसिकली एक्सेल के जो कलर इंडेक्सिंग है उसमें 6 येलो के लिए होता है। जी जी। ठीक है, तो ये उसको दे देगा। ओके। ठीक है, ओके। अब इस तरीके से लेट्स से मैं ना इसी वाले को मॉडिफाई करता हूँ। और जो मैंने बताया था कि फंक्शन कैलकुलेट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, तो मैं इसको ना परसेंटेज के बना देता हूँ। लेट्स से इसको कॉल कर दिया, पीसीटी कॉल कर दिया मैंने इससे। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी। फर्स्ट और जो मतलब ऊपर वाली आएगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ सेल 1 एज रेंज एंड सेल 2 एज रेंज, सेल 2 एज रेंज। ठीक है, और आंसर में ये मेरे को इंटीजर नहीं देगा, आंसर में क्या देगा मेरे को, पॉइंट्स में। परसेंटेज का देता है वेरी हाई चांस ना कि पॉइंट्स में आए, तो मैं इसके इंटीजर की जगह पे डबल यूज करूंगा। डबल। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, गेट कलर तो मेरे पास हट गया ना, तो मैं पीसीटी लिखूंगा इस जगह पे। ठीक है, इसके अंदर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेट करने का, और मैं ना राउंड वगैरह भी यूज करूंगा ताकि 2 ही डिजिट्स में आउटपुट आए। तो आई राइट राउंड, मैं इसके अंदर एक्सेल वाले जितने भी फंक्शन है डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब नंबर क्या होगा, मेरा नंबर होगा सेल 1 डिवाइड बाय सेल 2
इंटू 100, ठीक है, कॉमा 2, मतलब 2 डिजिट तक चाहिए, ठीक है, समझ आया? सिंपल ये है तो ये सर सिंपल है फॉर्मूला, बस हमने टेक्स्ट में लिख दिया है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेट्स से मैं इन दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैंने लगाया इक्वल टू पीसीटी, आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर एक ये दे दिया मैंने और एक ये दे दिया मैंने, तो मेरी परसेंटेज कैलकुलेट कर दी 14%, 14.29% है। 29 डॉट के बाद 2 डिजिट इसलिए आई है क्योंकि हमने राउंड यूज किया, हमने राउंड लगाया था, जी ठीक है। इस तरीके से आप अपने कितने भी हाई लेवल के, कितने भी लो लेवल के फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके। और फंक्शंस के साथ एक खास बात पता है क्या है? आपने ये वाली फाइल बनाई, हाँ हाँ, फिर आपने फंक्शन पीसीटी एंड डिफाइन कर दिया एक फंक्शन, आप इसी के नीचे से अपना अगला फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। तो आपको हर एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए अलग अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही मॉड्यूल के अंदर आप अपने सारे फंक्शन रख सकते हो। और एक और बढ़िया बात कि अगर आप इसको वीबीए प्रोजेक्ट के अंदर बना लो यहाँ पे, तो जो आप ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हो वो आपके एक्सेल में, मतलब किसी भी वर्कशीट पे, किसी भी वर्कबुक पे वर्क करेंगे वो फंक्शन। अभी तो हमने इस वर्कबुक ओपन करेंगे तो उस पर ही वर्क करेगा वो फंक्शन हमारा, उस पे भी करेगा बिल्कुल। अगर आपने इसके अंदर जो वीबीए प्रोजेक्ट है पर्सनल वाली जो ये फाइल है, ठीक ठीक, हाँ, अगर इसके अंदर बनाया है तो, अगर आपने जो ये जो एक्सेल ये वाली जो फाइल है इसके अंदर बनाया है तो फिर इसी के अंदर वर्क करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर कि इफ अगर हम ये फंक्शन क्रिएट करते हैं तो बाकी वर्कबुक में होगा, यूज नहीं होगा। वही मैंने बताया कि अगर आप जो वीबीए प्रोजेक्ट इस वाली के अंदर क्रिएट करोगे यहाँ पे, तो इसके लिए रहेगा, इसी के अंदर कर दो personal.xlsb के अंदर, तो वो सभी के लिए रहेगा। आप नई क्रिएट करो, कोई पुरानी पे जाके लगा लो, कहीं पे भी, एंटायर एक्सेल जब तक आपके सिस्टम के अंदर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, आप अगर इंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हो फिर ये चीज चली जाएगी, जी 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 जी। हाँ, बट जब तक एक्सेल आपके सिस्टम के अंदर है ये फंक्शन आपके हर जगह पे वर्क करेंगे, ओके ठीक है। ओके, अब इसके अंदर दो लास्ट कंसेप्ट बचते हैं। आई थिंक अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, 5-10 मिनट एक्सटेंड करके कराई देता हूँ वाला पार्ट भी। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, फिर हमारा बीबीए खत्म ही हो जाएगा ना, ओके, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है ऑफ ट्रिगर्स, बेसिकली जो एसक्यूएल में ट्रिगर्स होते हैं ना, ट्रिगर, एसक्यूएल ट्रिगर, ओके। हाँ, एसक्यूएल में जो ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई किसी एक एक्शन के ऊपर एक मैंने कोड लिखा हुआ है कि जैसे ही एक्शन परफॉर्म हुआ ये कोड अपने आप रन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से बीबीए के अंदर भी ट्रिगर्स डिजाइन होते हैं, ठीक है। एक ट्रिगर डिजाइन करने के लिए क्या होता, एक ट्रिगर डिजाइन कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, ओके। या अच्छा, हाँ, ठीक है। अब जो आपके ट्रिगर होते हैं वो एक एक्सेल के अंदर 4 जगह पे लग सकते हैं, ठीक है, 4 तरीके से लगाए जा सकते हैं, ठीक है। पहला है कि भाई वर्कशीट में कुछ भी चेंज हो, ठीक है, एक वर्कशीट के अंदर अगर यूजर कुछ भी चेंज करे तो वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है सिलेक्शन चेंज, कि भाई जो सेल यूजर ने सिलेक्ट कर रखा है वो उससे किसी और सेल पे जाए, ठीक है, तो तब वो हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी दो होते हैं वो होता है एक वर्कबुक ओपन होते ही, कि भाई एक वर्कबुक ओपन होते ही वो कोड रन हो जाएगा, और एक बिफोर क्लोज, कि भाई अगर यूजर ने जो ऊपर एक क्रॉस है ये क्लिक किया वो तब रन होएगा, उससे पहले, ठीक है, ठीक है, मतलब वो कोड रन होके फिर आपकी वर्कबुक क्लोज होएगी, क्लोज होगी, ठीक है। ठीक है। तो आप क्लोजिंग वगैरह पे फोर्स सेव वगैरह लगा सकते हो कि भाई मैं बस क्रॉस करूं और वो ऑटोमेटिकली सेव कर दे मेरी वर्कबुक को, करेंगे पॉइंट। ओके ओके ओके, हाँ, इस तरीके से चीज आप कर सकते हो। पावर शट डाउन कैंसिल हो गया उससे पहले अपनी जो भी विंडो हमारी सेव करके जाए हमारे प्रोग्राम को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना आप इसमें एक्चुअली एक बैकग्राउंड में लूप लगा सकते हो कि भाई हर 5 मिनट में, हर 1 मिनट में ऑटोमेटिकली सेव करता चले, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। वो आपके पास मतलब
जैसे एसक्यूएल में हम वो यूज करते हैं कमिट यूज करते हैं ना, हाँ हाँ। सेव पॉइंट की अपने डेटाबेस में जो भी हमने क्वेरीज में अपडेट किया है उसे हम परमानेंटली सेव करने के लिए। हम बेसिकली डायरेक्टली एसक्यूएल में कमिट की नीड नहीं होती। डायरेक्टली एसक्यूएल में कमिट हम ट्रांजिशन के साथ यूज करते हैं। जो आप बात कर रहे हो वो जब आप पाइथन से एसक्यूएल कंट्रोल करते हो ना तब होता है। अच्छा अच्छा हाँ जी। ओके। हाँ, तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? नो 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 सर। अच्छा, वैसे जनरली पूछ रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ। अब मैं बेसिकली वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने पूछा ये तो। जब मैं डायरेक्टली एसक्यूएल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ ना, तो हम्म, अगर मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे को कमिट करने की नीड नहीं होती। वो बाय डिफॉल्ट मेरा डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। ओके अगर मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया हुआ है तो उसको फिर परमानेंटली सेव करने के लिए वी हैव टू डू कमिट। ओके। जब मैं पाइथन से किसी भी एसक्यूएल को कंट्रोल कर रहा हूँ, कोई सी भी एसक्यूएल सर्वर को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो पाइथन की जो लाइब्रेरीज है, या तो एसक्यूएल 3 कनेक्ट होगा या फिर आपका पांडा से आप यूज कर रहे होगे, जिस भी चीज से आप यूज कर रहे हो, हम्म, वो ना बाय डिफॉल्ट एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते ही करते हैं हमेशा। ओके तो इस वजह से आपको कमिट करना पड़ता है। ओके ओके ठीक है ना? ओके सर। ओके, तो अब हम एक सिंपल से एक सेल के ऊपर चेंज रिएक्ट करेंगे। ठीक है। लेट्स से हम ना पहले प्लान करते हैं हमें कोड करना क्या है। गिव मी अ सेकंड। ओके ठीक है, मैं एक कोड करता हूँ कि भाई जो ये वाला सेल है D6, इसके अंदर कुछ भी चेंज होगा तो लेट्स से यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, नंबर अपडेट होता रहेगा लेट्स से। ठीक है, अभी मैंने बाय डिफॉल्ट इसमें 0 डाल दिया। ठीक है, अब जो ये नंबर है ना ये ट्रैक करेगा इसके अंदर चेंजेस का। मतलब मैंने जैसे ये किया, एंटर किया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर मैं इस पे वापस गया, कुछ और डाल के एंटर किया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये ना नंबर इसके चेंजेस ट्रैक करेगा। इस तरीके से कुछ डिजाइन करते हैं। ठीक है, ठीक। तो उसके लिए अब सबसे पहले मैं यहीं पे आ जाऊंगा एंड अपना एक प्राइवेट सब बनाऊंगा। ग्लोबल और प्राइवेट वेरिएबल्स का मतलब पता है आपको? ग्लोबल वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल। हाँ जी। जी सर, ग्लोबल वेरिएबल को तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के हाँ, बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट बिल्कुल बिल्कुल। वेरिएबल वो रहेगा जिस फंक्शन के हम अंदर उसका वेरिएबल को बना रहे हैं तो उसको सेम फंक्शन में हम कॉल कर सकते हैं, बाहर से बिल्कुल 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 बिल्कुल। कॉल नहीं कर सकते। हाँ, बेसिकली सिमिलर सा ही कंसेप्ट यहाँ पे है। हम्म बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट और जो मैं नॉर्मली लिखता हूँ ग्लोबल, उसका मतलब क्या है कि भाई जो प्राइवेट फंक्शन है, जो प्राइवेट ये फंक्शन बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं प्राइवेट सब किया मैंने, ये बैकग्राउंड में 24 घंटे चलता ही रहेगा। ठीक है। मतलब ये अपने इवेंट के लिए लिसन करता ही रहेगा। हम्म ठीक है, और जो मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ उसको मेरे को रन करना पड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा वर्कशीट चेंज। तो वर्कशीट चेंज। ठीक है, ये जो फंक्शन के नाम है ये अब मैं ना अपने हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट कीवर्ड। ओके ठीक है, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बाय वेल टारगेट। टारगेट मैंने एक बेसिकली वेरिएबल लिया है, जो भी मेरा टारगेट सेल होगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एज रेंज। ठीक है, ठीक है ना? तो वर्कशीट के चेंज के अंदर मतलब कोई भी वर्कशीट में चेंजेस आएंगे तो ये जो मैंने कोई फंक्शन लिखा है ये चल जाएगा। ठीक है, और बाय वेल टारगेट एज रेंज का मतलब है कि जिस भी सेल के अंदर चेंज आया है उस सेल का एड्रेस टारगेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? ओके ओके। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को चेक करना है कि भाई टारगेट के अंदर A1 आया है या फिर नहीं। सॉरी, A1 नहीं, कौन सा था हमारा? D6 था ना शायद। हाँ, D6। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि भाई जो टारगेट है वो D6 है या नहीं। ठीक है, तो मैं लगा दूंगा इफ टारगेट डॉट एड्रेस। ठीक है, टारगेट का जो एड्रेस है वो इक्वल टू है अब देखो इसके अंदर ना हमें जो रेफरेंसेस वाला पार्ट होता है, एक तो हम सीधा A1 लिखते हैं।
आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ एक तो हम सीधा A1 लिखते हैं, ठीक है, एक हम लिखते हैं $8 $1। $8 $1। हाँ, ये उसमें डॉलर सिंबल मतलब मैं बताता हूँ कैसे, हाँ इस तरीके से लिखते हैं, जी जी ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि भाई जो A1 यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा ना डॉलर साइन के साथ, हाँ ये आपका एक तो किसी भी शीट के ऊपर वर्क करेगा, किसी भी शीट के आप A1 को चेंज करो तभी ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा A1 तो लिखना था, D6 लिखना था मेरे को किस यहाँ पे। लिखना है सर? हाँ भाई बार बार A1 ही याद आ रहा है। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ ठीक है। अब एक तो वो, और दूसरा ये होता है कि भाई जब एक्सेल ऑटोमेटिकली कहीं से एड्रेस पिक करता है ना, तो वो हमेशा इसी फॉर्मेट में पिक करता है। हम जब मैन्युअली डालते हैं तब मैं वो A1 A2 वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ, तब हम A1 A2 वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। पर जब एक्सेल ऑटोमेटिकली कहीं से पिक करता है ना एड्रेस, तो इसी फॉर्मेट में पिक करता है। ठीक है तो इस वजह से मेरे को कंपैरिजन करने के लिए भी सेम ही फॉर्मेट देना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। मैंने इसमें ये लिखा, देन अब मेरे को सिंपली जो ये है E6 की वैल्यू, हाँ तो हाँ जो भी E6 की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करना है। तो विल सिंपली डू रेंज E6 डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट पेज, हाँ डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस +1। समझ आया? भाई उसमें कोई भी चेंज होगा तो ये इसमें +1 कर देगा, और सिंपली आई विल डू एंड एंड ठीक है। इसको रन किया। अच्छा ये अगेन प्राइवेट है, इसको मैं रन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ। एक मिनट, हमने कुछ कोड में गड़बड़ करी क्या? इफ टारगेटेड एड्रेस इक्वल टू D6, ठीक है। तो यहाँ पे D6+1 तो नहीं आएगा? यहाँ पे रेंज डी D6+1 क्यों आएगा? आप ये चीज देखो ना कि भाई वैल्यू तो E6 में 0 है, उसी हाँ में तो +1 करके पढ़ाऊंगा, जी जी जी। है ना। यहाँ पे गड़बड़ करी है, अरे ये दी गड़बड़, बोर्ड वर्कशीट लिखा है मैंने, ओके ओके ओके। एक O एक्स्ट्रा था, एक वो एक्स्ट्रा हो गया। तो वो हाँ वो चेंज डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था। बाकी वो सारी स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ अभी, आई थिंक ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी मैंने कहीं पे गड़बड़ कर रखी है क्या? अपने जब सेव होगा ये, सॉरी, सेव होगा क्या पता है पहले ये। सेव कर लिया। अब चला अब रन करके देखो सर एक बार। एक मिनट, रन नहीं किया था आई थिंक जब हमने। मैक्रोस एक्सेलेशन, ओके। रुकना, शायद मैं इसको मैक्रोस 1 दे close दीजिए। करूं। वही कर रहा हूँ। सेव क्यों नहीं हो रहा? क्या हो गया इसको? गिव मी जस्ट अ सेकंड। हाँ सब कुछ तो ठीक है। कंटिन्यू किया, ठीक है। मैक्रोस 1 किया, सेव किया। एक काम करते हैं, इसे छोड़ो, ये फाइल में भी कुछ इशू आ गया हो, हम सिंपली अपना कोड कॉपी करते हैं। रन कर लो। हाँ रन नहीं होगा ना, प्राइवेट सब है। ओके ओके। एक ब्लैंक वर्कबुक में आ गए, अब इसमें दोबारा बना देंगे।
है ना। और ये वाला है, इसके अंदर इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल एस, इसको मैं XLSM में सेव करूंगा, कहीं पे बुक वन के नाम से कर देते हैं सेव। ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं D6 ये रहा, इसमें चेंज किया, अच्छा इसमें 0 डाल देते हैं एक बार। डिटेक्ट नहीं कर रहा है ये अभी भी। गिव मी सेकंड, लेट मी सी इसमें क्या गड़बड़ करी है मैंने, कुछ दिख तो रहा नहीं है सच मेरे को। तो सब कुछ ठीक ही है, देखता हूँ मैं, इग्नोर दो मेरे को, ठीक है ना। ओके हाँ जी सॉरी। हमारा ये लास्ट ही पार्ट है जो ट्रिगर्स वाला है। इसके बाद बस आपको वो वाला पार्ट बताना बचाएगा कि भाई एक्चुअली आप कोई भी फंक्शन देखते कैसे हो। अरे अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ना इशू ये है कि मैं वर्कशीट चेंज डायरेक्ट तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कौन सी वर्कशीट चेंज हो रही है वो इसको पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वर्कशीट का नेम नहीं दिया हमने। नहीं, वर्कशीट का नेम देने से नहीं होता, ये एक्चुअली वर्कशीट के अंदर ही मॉड्यूल बनेगा। ये मॉड्यूल होता है वर्कशीट लेवल पे, ठीक है ठीक है। सो मैं सिंपली इसको कंट्रोल लेकर कॉपी किया, तो यहाँ पे शीट 1 है, इस पे इंसर्ट करा एक मॉड्यूल। एक मिनट, इसका ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना पड़ेगा शायद से मेरे को, मॉड्यूल। एक मिनट, मेरे को वर्कशीट में इसको अटैच करना है ना। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं कहता क्या हम इस पार्ट को कल कवर करें? नहीं मिली क्या, नहीं कल ही करते हैं ये। हाँ समझ नहीं आ रहा इसमें कहाँ पे क्या इशू हो गया। मुझे 9:30 जाना था एक जगह पर, तो हाँ ठीक है, इसको इसी को कल कवर करते हैं। तो आपके जो बचे हुए 2 टॉपिक हैं उनको कल कवर कर लेंगे, ठीक है। इतने में इसको भी, हाँ जी, इतने में इसको भी फिगर आउट कर लूंगा ये कहाँ पे इशू कर रहा हूँ मैं। ओके ओके थैंक यू। ओके चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय।